गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स है आपके इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम एंड इंपल्स। तो आज के टॉपिक में मैं न्यूटन्स के फर्स्ट टू लॉ को कवर करूंगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। इंपल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इंपल्स को, क्योंकि आपके लिए नया भी है। फोर्स आप जानते हैं, मोमेंटम अभी आपने पढ़ रखा है 9th-10th में, पर इंपल्स थोड़ा सा नया है, तो देखते हैं। और जो चीजें हैं, ग्राफ्स आर माय फेवरेट्स, ग्राफ्स मेरे फेवरेट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की, ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की। तो चलिए अब चलते हैं हम अब आगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन के सबसे पहले मैं आपसे दो तीन चीजें समझना चाहूंगा। आपको फोर्स पता है क्या? बहुत सिंपल वर्ड आपने पढ़ा होगा, पुल और पुश इज कॉल्ड अ फोर्स। थोड़ा सा इसको आप एलोबरेट भी करते होंगे। अच्छे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि पुश एंड पुल तो है, बट इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो, इट कैन चेंज इनर्शिया ऑल्सो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई इनर्शिया क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे 12th वालों का, ये भी 12th में एग्जाम्स की डिक्लेरेशन हो गई कि चलो भैया 12th के एग्जाम्स इस बार नहीं होंगे। मेंटेलिटी में सबसे पहले क्या आया? छुट्टी मिल गई भाई, जान छूटी। ठीक है, अब पेरेंट्स को आपको पढ़ाने के लिए अगर बिठाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। इसका मतलब क्या है? आपकी टेंडेंसी जनरेट हो चुकी है नहीं पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे खुद से पढ़ते होंगे, उनको पता है कि मेरे को अपने करियर में क्या करना है, करियर को कैसे आगे ले, वो करते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट जिस भी सिचुएशन में रहती है, जिस भी सिचुएशन में अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, चाहेगी कांस्टेंट स्पीड से चले। तो इस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनर्शिया को आप मेजर करके नहीं बोल सकते ये किलो जी, 2 kg या 2 मीटर या 2 ग्राम। इनर्शिया नथिंग। इनर्शिया जस्ट एन टेंडेंसी है। जैसे जिद, इंसान की जिद एक टेंडेंसी है। कोई बहुत ज्यादा जिद्दी है, कोई कम जिद्दी है, लेकिन आप मेजर करके नहीं बता सकते कि ये इतना लीटर जिद्दी है, ये इतना मीटर जिद्दी है। वैसे इनर्शिया को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसकी इनर्शिया कम है, पर इनर्शिया को हम लोग डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं किसी के मास से। अगर किसी का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। भारी चीजों को हिलाना बहुत मुश्किल है भैया, ठीक है। जो जितना भारी रहेगा उसको जरा सा हिलाना भी बहुत मुश्किल है, इसका मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया उसकी ज्यादा ही होगी, ठीक है। इनर्शिया को क्लियर हो गया। मोमेंटम भी आपने पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या है? जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी वाला जो एक पॉइंट है, वेलोसिटी वाली जो एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मोमेंटम आपने क्या पढ़ा होगा? मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा होगा? M इंटू V, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है। एक मिनट में जरा रब करने के लिए डस्टर ले आता हूं। राइट, तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू mv। तो अब हम इसी चीजों को लेकर के, इन दोनों चीजों को कॉन्सेप्ट में, एक इनर्शिया और एक P इज इक्वल टू mv, इसको लेकर के हम आज न्यूटन के 2 लॉ देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो बहुत ही इजी है, फर्स्ट लॉ तो बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट क्या आपको जाती है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या आती है? एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन इट्स इनर्शिया अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इस पे ध्यान देना। एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन इट्स इनर्शिया, मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो 2 महीने से, तो आप चाहोगे कि यार आगे आने वाले 1 महीने भी मेरे को कोई कुछ ना बोले और अपना काम चलता रहे मजे से, ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ने के लिए बिठाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रोज डंडा मारना पड़ेगा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, भाई 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है, अब तो पढ़ ले।
एक बार आप पढ़ने बैठ गए, थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर लिया, रोज 2-4 दिन वो पीछे पड़े रहे, उसके बाद क्या आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं ये टाइम मेरा पढ़ने वाला है, इसका मतलब आपने मोमेंटम गेन कर लिया है। अब आपकी इनर्शिया एक मोशन में आ चुकी है। अब आप क्या चाहते हो कि नहीं मेरे को रोज 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो चाहेगा कि मैं ताउम्र रेस्ट में रहूं, कभी ना आगे बढ़ूं। ठीक है, जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स नहीं पुश करोगे, और अगर वो चल रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो रुकना नहीं चाहेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। वो उसको क्या इजी लगेगा कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में चलता रहूं। तो उसमें क्या होगा कि फिर से अगर मुझे उसको रोकना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या उसकी कोई वेलोसिटी है तो ये चाहेगा कि पूरी उम्र ये इसको रिटेन करके रहे, इसी रेस्ट में रहे या इसी वेलोसिटी से रहे। अगर इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है तो इसका मतलब है कि मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये हमारे अपने पर्टिकुलर लाइफ से भी बड़ा जुड़ा हुआ चीज है कि हम जो भी इनर्शिया में रहते हैं, जो भी फ्लो में रहते हैं, किसी जॉब में है हमें कंफर्टेबल हो जाता है 1-2 साल बाद कि चलो मुझे काम का पता चल गया, मुझे आइडिया लग गया क्या काम करना है, तो मैं अब जॉब चेंज नहीं करना चाहता। बहुत लोग चाहते हैं ऐसा, हाँ, लेकिन जो लोग सेल्फ ड्रिवन है, अपना ग्रोथ चाहते हैं, वो जॉब चेंज करते हैं। तो इसका मतलब जो हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उनकी क्या है, अपने करियर को लेकर जो सोच उन्होंने रखी है वो उनके लिए एज ए एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है। तो सिमिलरली जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ही फोर्स लगाओगे ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी, अपनी मोमेंटम, अपनी इनर्शिया को चेंज करेगी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से। तो ये बहुत बेसिक चीज था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। यहां से अपनी थोड़ी सी लेवल ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे आते हैं हम। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, पहले इसको सेकंड कर देते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे हैं इसको फर्स्ट लॉ ही समझते रहेंगे। सेकंड लॉ अपना क्या कहता है कि अब जो ये फोर्स तो आपने बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो इनर्शिया चेंज करेगी, लेकिन वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये कौन बताएगा, ऊपर से भगवान थोड़े आएंगे। तो न्यूटन ने कहा कि चलो मैं ही बताता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ही बताता हूं। जो फोर्स की वैल्यू रहेगी, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोला उसने, उसने बोला कि जो फोर्स होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बात उसने बोली। तो डेल्टा पी क्या हो गया अपना, मान लो आप कि P2 फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, P2 माइनस P1 भाई साहब कितना हो गया, P2 कितना हो गया, m इंटू V2 माइनस m इंटू V1। ये हो गया P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। V2 माइनस V1 अपॉन टाइम स्पेंड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू ए। ये वाली जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाती है मेरी एक्सेलरेशन में। ये तो 9th में भी आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया F इज इक्वल टू एम ए। यहीं से मेरा इक्वेशन आता है F इज इक्वल टू एम ए। 9th में आपने बड़ा सीधा सीधा पढ़ लिया था, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब इसका डेरिवेशन है कि किस तरीके से F इज इक्वल टू एम ए आता है। ठीक है, तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में आपने देख लिया, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में क्या है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर मैं कंटिन्यूअस एक मोमेंटम चेंज की बात कर रहा हूं कि मोमेंटम जो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है टाइम के साथ में, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं कि dp अपॉन dt हम निकालेंगे। यहां से भी यही है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो ये क्या है, इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। तो अगर इसी चीज को मैं ग्राफ से देखूं, ठीक है, बेसिकली मेरा पर्पस ये इस सेशन को रखने का कि मैं थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करूं। तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा ग्राफ, बेटा समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है, अगर मेरा ग्राफ P और T के बीच में खींचा हुआ, सपोज करो ऐसा है,
ठीक है ना, रैंडमली मैंने कोई ग्राफ पिक कर लिया P और T के बीच में। मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट A के लिए मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मेरा फोर्स क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। तो ग्राफ के लिए dp बाई dt क्या शो करता है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप, ठीक है, ये स्लोप थीटा हम पॉजिटिव t डायरेक्शन के साथ लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीटी कर्व। समझ में आया ग्राफ से, f इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीटी कर्व। पीटी कर्व जो भी होगा, जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालने कह रहा होगा, मैं वहां पर स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा। स्लोप मिल गया, मेरा काम हो गया। अब इसी को थोड़ा पलट के देखो, अगर यही ग्राफ F और T के बीच में, सपोज करो F और T के बीच में इस तरीके से कोई ग्राफ है, मुझे इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। दो टाइम है T1 और यहां से T2। तो T1 से T2 के बीच में मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से निकालोगे F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो यहां से क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू F इंटू dt। टोटल dp इज इक्वल टू F इंटू dt का इंटीग्रेशन। या ऐसा करो कि आप इसको यहां पे कर लो, T1 से T2 या 0 से P। अगर मेरा T1 पे मेरा मोमेंटम काउंट करना मैंने स्टार्ट किया जस्ट, तो 0 से P ये टोटल मोमेंटम का चेंज मेरे को निकल जाएगा, और T1 से T2 तक जो टाइम होगा अपना वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं F इंटू dt का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये क्या आता है, एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अगर मेरे को ग्राफ में किसी तरीके से निकल जाएगा तो मैं कहूंगा FT कर्व पे T1 और T2 के बीच में चेंज ऑफ मोमेंटम भी मैं बड़े इजिली निकालूंगा। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू एरिया अंडर FT कर्व। ये सब कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से सुनना, ये सब IITs में आपको बेसिकली मैं आपको ग्राफ के बारे में स्पेशली बताता हूं कि ग्राफ से अगर आपको सॉल्यूशन निकालना आ गया, चुटकियों का खेल बन जाता है। मैथ्स भी, मैथ्स के कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे मैथ्स के ऐसे चैप्टर हैं जो ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करो आप और आपको ग्राफ समझ में आती है। चुटकियों का खेल, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, चुटकियों का खेल हो जाती है। तो यहां पर भी आपको ग्राफ से दे दिया, आप सपोज करो कि आपको P का कोई इक्वेशन दे दिया या F का कोई इक्वेशन दे दिया, T के टर्म में 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 9 ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको F dt करके इंटीग्रेट करना है। एरिया वैसे ही निकालेंगे ना कंटिन्यूअस ग्राफ के लिए, और यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना फोर्स निकालने के लिए। तो क्लियर हो गया, dp जब निकालना होगा तो F dt को इंटीग्रेट करेंगे, और जब फोर्स निकालना होगा तो dp बाई dt करेंगे। एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोमेंटम और फोर्स के बीच में आप देख रहे हो कैसे रिलेशन हम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से रिलेशन हम लोग बनाते हैं। तो इसी तरीके से आज जो मेरा सेशन था वो सिर्फ यही था बताना कि हम लोग ग्राफ से किस तरीके से फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करते हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ और पूरे का पूरा एक्सप्रेशन भी। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा लॉ हो गया जो न्यूटन्स ने कहा था कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे होता है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे कि एयर बैग्स कार की होती है। एयर बैग्स कब ओपन होती है कार की, मान लो कि आप अपनी व्हीकल चला रहे हो 120 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, आपने ब्रेक लगाई, 120 से 100 पे आ गए, एयर बैग्स ओपन होगी, नहीं होगी। एयर बैग्स जो होती है वो आपकी स्पीड को सेंस नहीं करती, आपकी चेंज ऑफ स्पीड को सेंस करती है। अगर 120 से अचानक से कोई कोलिजन हुआ और आपकी स्पीड 10 पे आ गई, 20 पे आ गई, तो एयर बैग्स ओपन हो जाएगी। सिर्फ स्पीड पे चेंज नहीं करते कि आप कितने स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, स्पीड में चेंज कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और 3 मिनट बाद आपकी स्पीड 0 आती है, एयर बैग्स नहीं ओपन होने वाले। इसका मतलब एयर बैग्स जो है वो क्या सेंस करती है, इंपल्स, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। बहुत खतरनाक चीज है इंपल्स, बहुत खतरनाक चीज है। और आप यकीन मानिए जो काम फोर्स नहीं कर पाता है
वो काम इंपल्स कर जाता है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इंपल्स की। इंपल्स बेसिकली आप ऐसा समझिए, ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को यूं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, या बोर्ड छोड़िए, आप अपने गालों को लीजिए, ठीक है, आप अपने गालों को यूं पुश करने की कोशिश कीजिए, यूं, आप झेल जाओगे, आपका गर्दन, आपकी गाल, आपके दांत, ये सब झेल जाएंगे। आप फोर्स बढ़ाते जाइए, आपकी बॉडी एडजस्ट करती जाएगी उनसे। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी परेशानी, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा फोर्स आप झेल जाओगे, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने का। इंपल्स नहीं झेल पाओगे आप। इंपल्स किसी ने यूं लगा दिया तो समझो आपके अंदर के 2-3 जबड़े के दांत गए। तो इंपल्स बहुत खतरनाक चीज है। जो चीज यूं नहीं टूट सकती है, आप इंपल्स से तोड़ सकते हो, ठीक है। जितने भी कराटे वाले हैं वो इंपल्स का यूज करते हैं। दैट वो फोर्स नहीं लगाते, यूं प्रेस करते हुए नहीं तोड़ते, वो इंपल्स लगाते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब है इंपल्स बहुत ही डेंजरस चीज है। जितने भी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट्स में इतना ज्यादा डैमेज क्यों होता है? बिकॉज एक्सीडेंट्स में इंपल्स लगता है। इंपल्स फोर्स तो लगता ही है, लेकिन वो सिंपल फोर्स नहीं होता, वो इंपल्स होता है। तो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स जो होता है वो बहुत शॉर्ट मोमेंट पर लगने वाला फोर्स है, बहुत शॉर्ट मोमेंट पर लगने वाला फोर्स है। आप सपोज करो ये टी है, ये एफ है, इंपल्स बिल्कुल बहुत शॉर्ट मोमेंट पे लगने वाला फोर्स है, बहुत शॉर्ट मोमेंट। या फिर अगर आप कहोगे कि थोड़ा और प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो इंपल्स रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होगा आपका, इस तरीके से आपके स्पाइक्स बनेंगे, इस तरीके से, ये होता है इंपल्स। अब इंपल्स की प्रॉब्लम क्या है कि इंपल्स की प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम के साथ इतनी तेजी से आता है और इतनी तेजी से गायब हो जाता है। इसके पहले ना लगा ना इसके बाद लगा, और इतने छोटे टाइम में ही सारा कुछ खराब करके चला जाता है। इतने छोटे टाइम में आपको गुस्सा आता है ना, गुस्से में कभी कभी आप किसी को कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में आपको लगता है अरे यार क्या बोल दिया मैंने, गलत बोला, ठीक है ना। तो वो इंपल्स है। इस समय सोचने की, समझने की शक्ति चली जाती है इस इंपल्स को। जिसने भी इंपल्स बियर करना सीख लिया वो लाइफ में सक्सेसफुल है। तो ये इंपल्स जो है, इसको मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, इस फोर्स को मेजर करना किसी भी टाइम पे। क्योंकि पहली बात तो ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगता है और इतना ज्यादा चेंज रहता है कि आप इसको मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो इंपल्स को मेजर करने का तरीका है कि अगर मुझे इंपल्स मेजर करना है तो हम इंपल्स को कैसे मेजर करते हैं? इंपल्स इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। इंपल्स इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? इंपल्स इज इक्वल टू एफ इंटू, आप डेल्टा टी मान लो या डी टी मान लो, एफ इंटू डेल्टा टी, इसको कहते हैं हम लोग इंपल्स, ठीक है। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। चलो, इंपल्स इक्वल टू एफ डी टी तो मैंने मान लिया। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था? एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहां से क्या निकला? डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ये निकला। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जगह मिलाइए तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बी एफ डेल्टा टी और इंपल्स इज इक्वल टू बी एफ डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अब रिलेशनशिप आप देखिए कि इंपल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं दो ग्राफ लेता हूं, आई मीन ग्राफ एक ही है, उस पर दो डायग्राम लेना है मुझे। ये F2 है, यहां F1 है, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है।
तो अगर मैं FT ग्राफ लूं, FT ग्राफ लूं, तो FT ग्राफ में जो मैंने मोमेंटम के लिए बताया था, ये वाला डायग्राम T1 से T2 में एरिया अंडर कर्व को हम लोग चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, इसी को हम लोग इंपल्स भी कह सकते हैं FT ग्राफ के अंडर वाला। तो अगर मेरे को एवरेज फोर्स पता है, इस दोनों ग्राफ में एवरेज फोर्स पता है, तो F इंटू F1 इंटू T1 और F2 इंटू T2, अगर ये दोनों का एरिया सेम है, ठीक है ना, ये जो डॉटेड लाइन, बोल्ड लाइन है और जो डॉटेड लाइन है, अगर इस दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम है, इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, अगर मुझे सेम मोमेंट रेट चेंज इन मोमेंटम जनरेट करना है, अगर मुझे सेम चेंज इन मोमेंटम जनरेट करना है, तो ज्यादा फोर्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो कम टाइम के लिए करूंगा, और अगर कम फोर्स यूज कर रहा हूं तो ज्यादा टाइम के लिए करूंगा। इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। F1 T1 इज इक्वल टू F2 T2। अगर ऐसा है तो दोनों केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ठीक है, इंपल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब इसको हटाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया, इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम और इंपल्स। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बनाने का। अदरवाइज एक और सेशन हम रखेंगे न्यूटन्स लॉ पे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन सब चीजों का ग्राफिकल मेथड या जो भी हम फॉर्मूलेस लिख रहे हैं, इसका यूज कहां पर है। ठीक है, इसके लास्ट सेशन में, थर्ड या फोर्थ सेशन में मैं न्यूमेरिकल का सेशन रखूंगा। तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, हर रोज वीडियोस देखते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मोटिवेशन को जिंदा रखिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।